गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाएंगे। और वक्त तो चला है ठीक 9:50। तारीख आपको पता है, दिस इज 14 अप्रैल 2022। आज 14 अप्रैल 2022 है। और आप जानते हैं आज है अंबेडकर जयंती, तो आप सभी लोगों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है विश्व ज्ञान दिवस, वर्ल्ड नॉलेज डे। तो आज नॉलेज डे है, ज्ञान दिवस है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद होंगे। और मुझे एक बार याद दिलाइए कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उसमें कहां तक पहुंचे थे। जी। लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था, प्लीज एक बार बता दीजिए। ओके, आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम बात कर रहे थे उन यूरोपियन कंपनीज के बारे में, उन यूरोपियंस के बारे में जिन्होंने भारत में आकर भाई भारत में दस्तक दी थी, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे व्यापार करते करते अपना डोमिनेंस, अपना अधिकार भी यहाँ पर क्या किया? बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले हमने इसमें पोर्चुगीज या पुर्तगालियों के बारे में बात की। पुर्तगालियों के बाद भारत में आगमन हुआ डचेस का या डचों का। उसके बाद भारत में आए ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद हमने बात की डेन्स या डैनिश लोगों के बारे में। और साथ में हमने स्वीडिश लोगों के बारे में भी बात की, जिन्होंने व्यापार तो यहाँ पर स्थापित नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर अपनी कंपनी जरूर स्थापित की थी। व्यापार वो लोग चाइना में किया करते थे। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों के आगमन में अगली हम बात करते हैं अबाउट फ्रेंच। हेडिंग डाल लीजिए, फ्रांसीसी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फ्रेंच या फ्रांसीसी। लिखेंगे इन 1664, 1664 ईस्वी में कॉलबर्ट वॉज फर्स्ट फ्रेंच। इन 1664, 1664 ईस्वी में लिखेंगे कॉलबर्ट वॉज फर्स्ट फ्रेंच हु अराइव्ड इन इंडिया। 1664 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम फ्रांसीसी, भारत में आने वाला प्रथम फ्रांसीसी कॉलबर्ट था। एंड हु वॉज कॉलबर्ट? ध्यान रखेंगे, ही वॉज मिनिस्टर ऑफ किंग लुई 14th ऑफ फ्रांस। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ किंग लुई 14th ऑफ फ्रांस। भाई उस समय फ्रांस का राजा हुआ करता था लुई 14वां, यानी कि लुई 14th। उसी का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कॉलबर्ट। और इस लुई 14th के ही द्वारा कॉलबर्ट को भारत भेजा गया था व्यापार के उद्देश्य से। तो कॉलबर्ट के ही प्रयासों से 1664 में ही स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुई, लिखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1664 में स्थापना हुई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की।
1664 1664 ईस्वी में स्थापना हुई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लिखेंगे इन 1668 फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में लिखेंगे फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन 1668। इसी के अगले साल इन 1669 they established their second factory in मुसलीपट्टनम। और अगले ही साल फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की मुसलीपट्टनम में स्थापित की। इसके बाद लिखिए इन 1672 द फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन। 1672 ईस्वी में लिखेंगे फ्रांसीसी गवर्नर 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर या फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन लिखेंगे अटैक्ड शेर खान लोदी। हिंदी में लिखेंगे 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया। फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया एंड ही गॉट पुर्दुचेरी विलेज फ्रॉम हिम। और उसी से इसने पुर्दुचेरी गांव प्राप्त किया। ही गॉट पुर्दुचेरी विलेज फ्रॉम हिम और उसी से इसने पुर्दुचेरी गांव प्राप्त किया। और इसी पुर्दुचेरी नामक स्थान को ही 1674 में फ्रांसीसियों का मुख्यालय या फ्रांसीसियों की राजधानी बना दिया गया। और आप जानते हैं दोस्तों, यही पुडुचेरी आगे चलकर पौंडीचेरी कहलाया और अब इसे पुडुचेरी कहते हैं। आज शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, ठीक है ना, यूपीजी के स्पेशल बैच शुरू हो रहा है जो यूपी के सारे एग्जामिनेशंस के लिए क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। ठीक है, दैट इज टारगेटेड फॉर यूपी पीसीएस। आप जानते हैं यूपी पीसीएस का पेपर है 12 जून को। तो यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा यूपी दरोगा,
इसके अलावा लोअर पीसीएस, इसके अलावा यूपी लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, कोई भी यूपी टेट हो। कहने का मतलब है कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके पूछी जाती है, वो सारे के सारे एग्जाम्स या वो सारी की सारी जीके कवर करवाई जाएगी इस यूपी जीके स्पेशल बैच में। आज शाम को 4 बजे से हम शुरू कर रहे हैं। आज से उसमें लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे। 2 महीने ड्यूरेशन रहेगा, हम 2 महीने में सिलेबस पूरा करेंगे। 2 महीने में हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे, लेकिन उसकी वैलिडिटी आपके पास 6 मंथ्स बनी रहेगी, 6 महीने। जी नहीं, ये वीडियो बैच नहीं है, ये वीडियो बैच नहीं है, ये लाइव बैच है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव बैच। तो कहने का मतलब, इस तरीके से फ्रांसीसियों ने भी इसी तरीके से फ्रांसीसियों ने भी अपना यहां पर व्यापार स्थापित किया और यहां पर अपना डोमिनेंस बढ़ाना शुरू किया। कहने का मतलब पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये 3 मुख्य शक्तियां थी यहां पर, जो क्या कर रही थी, अपना व्यापार चला रही थी और अपने प्रशासन को मजबूत कर रही थी। उस बैच की फीस कितनी है मेरे भाई? फटाफट से एप्लीकेशन खोलिएगा और एप्लीकेशन खोल के उसमें चेक कीजिएगा फीस कितनी है। वो सारी की सारी जानकारी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी।
हाँ जी, तो मैंने कहा कि एक तरफ जहां पर पुर्तगाली और अंग्रेज भारत में व्यापार और अपना प्रशासन चला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी भी चला रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स, सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदता अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की चल रही थी। तो आप जानते हैं, उसी के फलस्वरूप कुछ एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुए, कुछ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लिखिए, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, या हिंदी में लिखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। एक टेबल बनाएंगे, एक तालिका बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे युद्ध, सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे युद्ध, दूसरे कॉलम में लिखेंगे काल, तीसरे कॉलम में लिखेंगे कारण। युद्ध, दूसरे में काल, तीसरे में कारण, चौथे में संधि और पांचवे में परिणाम। और ध्यान रखेंगे भाई, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का मतलब ही क्या है? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का मतलब ही क्या है? अ स्ट्रगल बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। कहने का मतलब है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होने वाले संघर्ष को ही क्या कहा जाता है, या क्या कहा गया है? एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कर्नाटका वॉर, या हिंदी में लिखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। लिखिए, फर्स्ट कर्नाटका वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध। जो अंग्रेजों, ये संघर्ष अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में चला, कब से कब तक? 1746 से 1748 तक। 1746 से 1748 तक चला प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसका कारण क्या था? इसका कारण था, लिखेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। आप सब जानते हैं ऑस्ट्रिया यूरोप में है, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को ही लेकर यूरोप में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या चली थी? लड़ाई चल रही थी। तो उसी का प्रभाव सीधा सीधा भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में देखने को मिला। और इसके तहत हुई, लिखेंगे एक्सला शापेल की संधि या शापेल संधि, जो ही 1748 1748 में। इसके तहत एक्सला शापेल संधि हुई 1748 ईस्वी में, और इसका परिणाम क्या हुआ? लिखेंगे इस युद्ध में, लिखेंगे इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। और आप जानते हैं भाई, फ्रांसीसियों का आर्मी चीफ
सेनापति डुप्ले हुआ करता था, जिससे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। वो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया था क्योंकि अंग्रेजों को हरा चुका था। इसके बाद लिखेंगे सेकंड कर्नाटका वॉर या द्वितीय कर्नाटक युद्ध। सेकंड कर्नाटका वॉर या द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 के बीच चला। 1749 से लेके 1754 तक चला सेकंड कर्नाटका वॉर। और इसका कारण क्या था? लिखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक का आंतरिक विवाद। लिखेंगे द इंटरनल डिस्प्यूट इन हैदराबाद एंड कर्नाटका। हैदराबाद और कर्नाटक में या कर्नाटक का आंतरिक विवाद, इसके तहत हुई पौंडीचेरी की संधि। इसके तहत हुई पौंडीचेरी की संधि 1754 में। 1754 ईस्वी में इसके तहत हुई पौंडीचेरी की संधि। लिखेंगे इस युद्ध में फ्रांसीसियों को हानि हुई। इस युद्ध में फ्रांसीसियों को हानि हुई और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। इस युद्ध में फ्रांसीसियों को हानि पहुंची या फ्रांसीसियों को नुकसान पहुंचा और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। और इसके अलावा लिखेंगे दोनों ने ही भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करने का वचन दिया। दोनों ही पक्षों ने भारतीय राजाओं के आंतरिक विवादों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। क्योंकि हैदराबाद और कर्नाटक में गृह युद्ध चल रहे थे, उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी और उसी में इंटरफेयर कर रहे थे अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी। तो अब दोनों पक्षों की ही तरफ से यह डिसाइड किया गया कि भाई भारत के जो राजा हैं उनके जो भी आंतरिक मामले हैं, जो भी आंतरिक विवाद है, उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद लिखेंगे थर्ड कर्नाटका वॉर या तृतीय कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटका वॉर या तृतीय कर्नाटक युद्ध जो लगभग 1758 से लेके 1763 तक चला और जिसका सबसे बड़ा कारण था, लिखेंगे ये सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। ये सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। और इसके तहत की गई पेरिस की संधि। इसके तहत की गई थी पेरिस की संधि जो हुई 1763 ईस्वी में। लेकिन आप जानते हैं इसी संघर्ष के दौरान एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था 1760 में, जिसे कहा जाता है, लिखेंगे, वांडीवाश का युद्ध। बैटल ऑफ वांडीवॉश या वांडीवॉश का युद्ध जो कि लिखेंगे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। और इसी युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को पराजित करके, लिखेंगे
इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके उनका प्रभाव सदैव के लिए समाप्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके उनका प्रभाव सदैव के लिए समाप्त किया। वांडी वॉश का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसे ध्यान में रखेंगे। तो ये थे वो 3 कर्नाटक वॉर जिसमें एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था। चलिए जी, तो ये था भारत में यूरोपियों का आगमन। अगला टॉपिक उठाते हैं, हेडिंग डालिए। लिखिए द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह, क्योंकि हम सब जानते हैं 1857 का विद्रोह ही वो महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण या जिसके बाद भारत से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया, मुगल साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। हेडिंग डालेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। चलिए, शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे बताइए, इस 1857 के विद्रोह के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? जिसको जो भी आइडिया है, जो भी मालूम है इसके बारे में, वो फटाफट से यहां पर लिखकर भेजेगा। मुझे बताइए आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आपके अनुसार ये क्या था और ये क्यों हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था, अच्छा जी। अंबाला छावनी से शुरू हुआ था, ओके। सर 1857 का विद्रोह डिटेल में करा दीजिए। बेटे डिटेल में पढ़ने के लिए हिस्ट्री स्पेशल बैच में आना पड़ता है, ठीक है। यहां पर भाई आप टारगेटेड बैच में हैं, तो आप टारगेटेड बैच में हैं तो यहां पर आपको केवल उसी लेवल तक कंटेंट करवाया जाएगा जिस लेवल तक आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आपने टिकट बंगाल की खरीदी है तो ट्रेन आपको बंगाल ही ले जाएगी, चेन्नई की नहीं खरीदी आपने। चलिए खैर शुरू करते हैं। भाई आप जानते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, दिस इज कंसीडर्ड एज एन आर्मी रिवोल्ट, इसे एक सैनिक विद्रोह माना जाता है। और आप जानते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारे देश में या हमारे देश के सैनिकों के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। कुछ ने कहा है कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच की एक लड़ाई थी, कुछ ने कहा कि ये धर्मांधों और ईसाइयों के बीच की युद्ध था या बीच की लड़ाई थी, कुछ ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, किसी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा भी दी, और कुछ ने ऐसा भी कहा कि ये हिंदुस्तान में आखिरी घटना थी जब भारत के हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। क्योंकि इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा इसके बाद हिंदू और मुसलमान हमेशा आमने सामने रहे, क्योंकि अंग्रेज अच्छी तरीके से जान चुके थे कि यदि हमारे देश में, भारत में हिंदू और मुसलमान एकता से रहेंगे, हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे,
तो हम कभी भी यहां पर सही तरीके से शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेट्स डिवाइड एंड रूल, इसीलिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और भारत में हिंदू और मुसलमानों को सांप्रदायिक रूप से लड़वाकर अंग्रेजों ने हमारा फायदा उठाया। तो जो काम पहले अंग्रेजों ने किया आजादी के बाद, आप जानते हैं कि वो हमारे देश की राजनीति ने किया, वो हमारे देश की पॉलिटिक्स ने किया। लेकिन जो बीज अंग्रेज बोकर गए थे, तो आप जानते हैं कि भाई वो चीज आज तक भी हमारे देश के लोगों के दिमाग से निकली नहीं है। इतना गहरा प्रभाव छोड़ा है अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने उसका। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए 1857 के विद्रोह का सिंबल यानी कि चिन्ह क्या था? तो भाई हम सब जानते हैं इसे डिनोट किया गया किससे? कमल और रोटी से। अठारह के विद्रोह का सिंबल या चिन्ह हुआ करता था कमल और रोटी। यदि आपसे पूछे इस विद्रोह की रणनीति किसके द्वारा बनाई गई थी, तो दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम लिखेंगे अजीमुल्ला खान और दूसरा नाम रणोजी बापू। इस विद्रोह को करने की रणनीति या स्ट्रेटजी बनाने वाले सर यूपी जीके वाला बैच पढ़ने के बाद ओके, दोबारा यूपी जीके पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। देखो भाई, मैं हमेशा ना बहुत ही जेन्युइन सी और बहुत ही ऑनेस्ट सी बात करता हूं। ठीक है, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बात करता हूं। मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूं, यदि आप मुझसे यूपी जीके पहले पढ़ चुके हैं, अभी जो बैच आने वाला है ना आज से, दिस इज यूपी जीके स्पेशल, ठीक है, 3 बैच। दिस इज यूपी जीके स्पेशल बैच नंबर 3। ठीक है, सबसे पहला यूपी जीके का जो बैच था, ठीक है, वो मैंने 2019 में बनाया था, कोई लगभग नवंबर दिसंबर में, सर्दियों में। उसके बाद दूसरा यूपी जीके का बैच मैंने लास्ट ईयर बनाया था। आपको पता होगा 2021 में भाई सेकंड वेव के बाद जब यूपी पीसीएस का एग्जाम होना था, जो कि अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, तो अक्टूबर से पहले अगस्त में मैंने यूपी जीके का बैच बनाया था, ताकि जो यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं और उसके अलावा और कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें उसको क्या मिले, स्टूडेंट्स को उसमें हेल्प मिले। तो पिछला जो यूपी जीके स्पेशल 2 बैच था वो आया था अगस्त सितंबर, मतलब अगस्त में आया था, और अगस्त से लेके वो अक्टूबर तक चला था, यूपी पीसीएस के एग्जाम तक। 6 महीने उसकी वैलिडिटी थी। अब यूपी पीसीएस 2022 का एग्जाम आप जानते हैं 12 जून को है। तो यूपी जीके स्पेशल बैच आज से शुरू हो रहा है। ये यूपी जीके स्पेशल 3 बैच है। सर मैंने यूपी जीके 2 पढ़ा है, तो क्या मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है? मेरे भाई बिल्कुल नहीं है। अगर आपने मुझसे यूपी जीके पढ़ लिया है तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन 2 चीजें होती हैं, ठीक है, एक होता है कि हमने पढ़ा है और दूसरी बात होती है हमें आता है। यदि आपने यूपी जीके 2 पढ़ा है, आपको आता है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास कंटेंट है, तो आपको ये बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होगा? करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में रहकर आप किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको एक बार यूपी जी के स्पेशल बैच लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं है।
आज से ही कई सारे बैचेस शुरू हुए हैं, जैसे यूपी जी के, एमपी जी के, राजस्थान जी के और हरियाणा जी के। तो यूपी जी के मैं करवा रहा हूं भाई। अब सिंपल सी बात है, हर स्टेट जी के तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, इतने तो टाइम स्लॉट्स ही नहीं है अपने पास। हालांकि मैं बिहार जीके का बैच पहले बना चुका हूं, तो यूपी जीके का बैच खत्म होने के बाद मैं बिहार जीके का बैच बनाऊंगा बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद एक हरियाणा जीके का बैच मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं हरियाणा जीके कई साल पढ़ा चुका हूं पहले। सर आप यूपी जीके में यूपी करंट अफेयर्स भी कराओगे? जी हाँ, बिल्कुल कराऊंगा। यूपी के करंट अफेयर्स भी करवाए जाएंगे यूपी जी के बैच में, क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, साथ में आपके पास पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं भाई, वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। आप जैसे ही एप्लीकेशन के लाइव क्लासेस में जाएंगे तो आपको बैच दो कैटेगरीज में शो होगा। एक तो स्टेट एग्जाम की कैटेगरी में शो होगा और एक स्टेट पीसीएस की कैटेगरी में शो होगा। तो ये यूपी जीके का बैच है। तो जो जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, 14 अप्रैल यानी कि आज से ये बैच हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा मिड जून तक, मतलब कि 2 मंथ्स। 2 महीने में इसका सिलेबस मैं पूरा करा दूंगा और इसके टोटल जो वैलिडिटी आपके पास रहेगी वो 6 महीने की रहेगी। मतलब कि 2 महीने ये, और इसके बाद और 4 महीने तक आपके पास ये वीडियोस हैं, बने रहेंगे, आपके पास रहेंगे। बैच की फीस 999 है, 999 है। कल शाम से एडमिशन शुरू हुए थे, आज शाम को 7 बजे से पहले ले लीजिएगा अगर चाहिए तो। आज शाम को 7 बजे तक एडमिशन ले लेंगे तो 799 आपको देना पड़ेगा, 799। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके पास होना चाहिए। दीपक कह रहे हैं कि सर ये बैच फ्री होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने सिलेक्शन के बाद बिना वेतन के नौकरी कर सकते हैं? यस और नो, सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिए। अगर मुझसे फ्री में पढ़ के, ठीक है, अगर मुझसे फ्री में पढ़ के आप लोगों की नौकरी लग गई, ठीक है, तो मुझे बताइए, क्या नौकरी लगने के बाद आप बिना वेतन के काम करने के लिए तैयार हैं? यदि आप बिना वेतन के काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे लिख कर देते हैं, यदि आप मुझे लिख कर देते हैं कि सिलेक्शन के बाद आप अपनी सैलरी मुझे भेजेंगे, ठीक है, तो मैं यूपीजी के स्पेशल बैच को फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूं। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात। तो आप लोग, है ना, आप लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप सरकारी दामाद बन जाएंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, आपको हर महीने उसके लिए मेहनताना और वेतन मिलेगा। सेम इज एप्लीकेबल विद अस। यही पूरी की पूरी चीज हम लोगों के साथ भी क्या होती है? लागू होती है। क्योंकि हम अपनी आजीविका चलाने के लिए सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, हम अपनी आजीविका चलाने के लिए करियर विल पर टीचिंग करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि यदि हम आप सभी लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे,
ठीक है, तो हमारी जो सैलरी है, जो हमारा मेहनताना है, वो हमें कौन देगा? सरकार तो नहीं देगी, ये तो आपको पता है। तो अल्टीमेटली मेहनताना कहां से आएगा? सबसे पहले आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है। और एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, फ्री में तो दुनिया पढ़ा रही है और आप पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, यदि आप YouTube खोलें तो YouTube खोलने के बाद आपको कम से कम 100 टीचर ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो आपको यूपीजी के फ्री में पढ़ा रहे होंगे, फ्री में, है ना। लेकिन आप लोग उनसे नहीं पढ़ेंगे, है ना। आप लोग उनसे इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके दिमाग में एक मानसिकता रहेगी कि यार फ्री में पढ़ा रहा है तो सही नहीं पढ़ाएगा। समझ गए? इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए हम कभी भी, है ना, मैं तो खासकर कभी भी फ्री में नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया उस दिन अपनी वैल्यू खत्म हो जाएगी। उस दिन आप ही लोग चीख चीख कर कहेंगे कि यार फ्री में पढ़ा रहा है तो बेकार ही पढ़ा रहा होगा। इसीलिए इस दुनिया में हर चीज की कुछ ना कुछ वैल्यू होना बहुत जरूरी है। बाकी रही बात बैच को परचेज करने की या लेने की, दैट्स योर विश। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरी तरफ से तो सिर्फ एडवाइस है कि यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके पास बैच होना चाहिए। नहीं, आपको आवश्यकता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए तो कोचिंग की भी जरूरत नहीं होती है। जिन लोगों ने सिलेक्शन लेने होते हैं तो वो तो बिना कोचिंग करे भी आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, आईएएस में टॉप कर जाते हैं। हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता का पता है और उसी के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो दो लोग, रणोजी बापू और अजीमुल्ला खान, इन्हीं दोनों ने लंदन जाकर 1857 के विद्रोह की रणनीति बनाई थी। और रणनीति में ये डिसाइड किया गया था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू करेंगे कब? 31 मई 1857 से। लेकिन आप जानते हैं, इस विद्रोह को निर्धारित तिथि से पहले ही शुरू कर दिया गया। और ये कब से शुरू हुआ? 10 मई 1857 से। ये शुरू किया गया 10 मई 1857 से। क्लास की टाइमिंग्स यूपी जीके की शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक है। उसमें क्लासेस शाम को 4 से 5:30 तक चलेगी। ये टाइमिंग रहेगी उसकी। अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लिखेंगे पामस्टर्न। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न हुआ करता था। अगला सवाल आपसे पूछेंगे, हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। कितनी क्लास होंगी यूपी जीके की? मेरे भाई मैं आपको फ्यूचर कैसे बता सकता हूं कि कितनी क्लास होंगी? ये वीओडी बैच नहीं है, लाइव बैच है भाई। अब ये वीओडी बैच होता तो उसमें पहले से पता होता था कि इतनी वीडियो पड़ी है। लाइव बैच है। एक काम कीजिए, बैच की कैटेगरी में जाइए, यूपीजी के स्पेशल 3 बैच खोलिए, उसके अंदर नोट्स में जाके आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस को खोलिए और सिलेबस के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कवर करवाए जाएंगे। जाकर वो देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या क्या होगा। अब वो कितनी क्लास में खत्म होगा ये मैं आज ही कैसे बता सकता हूं? अभी तो मैंने एक भी क्लास नहीं ली, और बिना क्लास लिए मैं कैसे आपको बता सकता हूं? मैं तो ड्यूरेशन बता सकता हूं आपको, और ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है, 2 महीने। 2 महीने यूपीजी के पढ़ेंगे। उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछेंगे हु वॉज मुगल एम्परर दैट टाइम? उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर का ही सेनापति हुआ करता था, लिखेंगे, बख्त खान। इसके अलावा उस समय ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी क्वीन विक्टोरिया। उस समय ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी विक्टोरिया। और यदि हम बात करें ब्रिटिश आर्मी चीफ, ब्रिटिश आर्मी चीफ यानी कि अंग्रेज सेनापति, उस समय विद्रोह शुरू होने से पहले हुआ करता था जॉर्ज एनिसन। विद्रोह शुरू होने से पहले आर्मी चीफ हुआ करता था जॉर्ज एनिसन, लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ तो जॉर्ज एनिसन के स्थान पर आ गया कॉलिन कैम्बेल। जॉर्ज एनिसन के स्थान पर आ गया कॉलिन कैम्बेल। सर कंप्लीट इंडिया जीके का भी कोई बैच है? बेटे जीएस स्पेशल लीजिए, कल से शुरू हो रहा है जीएस स्पेशल, कंप्लीट इंडिया जीके। उसके लिए तो जीएस स्पेशल चलता ही है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। 1857 के विद्रोह की घटना, क्योंकि एक अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना थी, इसीलिए इस पर कई सारी पुस्तकें भी लिखी गई, कई सारी बुक्स भी लिखी गई। और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सबसे पहले लिखेंगे बुक का नाम है 1857, जिसको लिखा एस.एन. सेन ने। सबसे पहली बुक, सबसे पहली पुस्तक 1857, 1857,
जो लिखी S.N. सेन ने। दूसरी बुक लिखेंगे द इंडियन वॉर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको लिखा V.D. सावरकर ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे लिखा V.D. सावरकर ने। तीसरी पुस्तक लिखेंगे द सेपॉय म्यूटिनी एंड, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। और हम सब जानते हैं इसको लिखा था R.C. मजूमदार ने। दैट वॉज रिटन बाय R.C. मजूमदार। नेक्स्ट, अगली पुस्तक लिखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे लिखा दादा भाई नेरोजी ने। इसे लिखा था दादा भाई नेरोजी ने। हाँ चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी। कल इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे और जानेंगे क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, और किस वजह से, हम जानेंगे किस वजह से ये विद्रोह क्या हुआ, विफल हुआ या फेल हुआ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।